ब्राजील में कराई जा रही है डेंगू रोकने वाले मच्छरों की ब्रीडिंग। कितना सफल हो रहा है ये प्रयोग, जानने के लिए देखिए मंथन अगले शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर अपने विशेषज्ञ मेहमानों के साथ विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है क्योंकि आप इस कार्यक्रम में सीधे सीधे अपने सवालों के साथ जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा बेलदार सब्जियों की खेती। साथ ही हम बात करेंगे बांस की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। साथ ही ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो आप अपने सवाल इस कार्यक्रम के दौरान हमें जरूर भेजें और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गोगराज सिंह। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, शाकीय विज्ञान संभाग IRI पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय ठाकुर, जो कि वैज्ञानिक है, आनुवांशिकी व वृक्ष सुधार वन विज्ञान संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड से। डॉक्टर अजय ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और बेलदार सब्जियों की बात करें तो ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होते हैं और बहुत अच्छी इनकी मांग रहती है। तो ऐसे में डॉक्टर गोगराज हमें बताइए कि इस सीजन में कौन कौन सी बेलदार सब्जियां हैं जिनकी बुआई किसान कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में जो भूमि और जलवायु है वो इनके लिए उपयुक्त रहती है। जी देखिए, सबसे पहले ये आता है कि हमें कौन कौन सी बेलदार सब्जियों की अभी हम खेती कर सकते हैं। तो जो किसान अभी बेलदार सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनमें से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा करेला, खीरा, पेठा, कद्दू, चप्पन कद्दू, टिंडा और भी बहुत कुछ देसी बेलदार सब्जियां हैं जिनकी किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में खेती करते हैं। ये जो बेलदार सब्जियां हैं इनकी जो बुआई का जो समय है वो अभी शुरू हो गया है और ये अगस्त के 15 से 20 अगस्त तक चलेगा। तो आप इसकी अभी बुआई कर सकते हैं जिन किसान भाइयों ने अगर इसकी खेती की तैयारी कर रखी है तो। और अगर जो किसान भाई अभी इसकी बुआई नहीं की है वो अभी खेत तैयार कर लें और बुआई का समय इसका शुरू हो चुका है। तो इसकी जो जलवायु की आप बात करते हैं, मृदा की जो इस सभी प्रकार के देखिए
देखिए मृदा में लगाया जा सकता है। बलुई दोमट मृदा हो जिसका पीएच मान लगभग 6 से 7 के मध्य होता है, वहाँ पर इसकी खेती आसानी से की जाती है। और इसकी जो जलवायु होती है वो उत्तर भारत के मैदानी भागों में अभी उपयुक्त जलवायु है, जिस इस समय इसकी सीधी बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो पीएच मान अगर आपकी मिट्टी की 6 से 7 के बीच है तो किसी भी तरह की मिट्टी में बेहद ही आसानी से बेलदार सब्जियों की खेती की जा सकती है। लेकिन अच्छी उपज के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय बरसात का है। इस मौसम में किसान बेल वाली सब्जियों की खेती कर सकते हैं। बेलदार सब्जियों में सेम, करेला, तोरई, लौकी, परवल और कद्दू आदि शामिल हैं। बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियां काफी तेजी से बढ़ती हैं। बेलदार सब्जियों की बुआई के लिए खेत में लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना ले। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दे। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई की जगह पर मिट्टी भुरभुरी करके बीज बोए। बेलदार सब्जियों में बुआई के करीब 25 से 30 दिनों बाद पौधों की बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें। जिन किसानों ने जून के महीने में बेलदार सब्जियां बोई है, वो सब्जियों को मचान बनाकर सहारा दे और उचित जल निकासी की व्यवस्था करे। करेले की पूसा 2 मौसमी और पूसा विशेष किस्में लगा सकते हैं। 3 किलो बीज लेकर 12 से 20 घंटे तक भिगोएं और 1.7 फीट चौड़ी नाली के दोनों तरफ 1 से 1.7 फीट दूरी पर बुआई करें। तोरई बोना चाहते हैं तो चिकनी तोरई की उन्नत किस्में जैसे पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी दिव्या और पूसा सुप्रिया लगा सकते हैं। वहीं धारीदार तोरई की उन्नत किस्में जैसे पूसा नूतन, अर्का सुजात और अर्का सुमित लगा सकते हैं। चिकनी और धारीदार तोरई के लिए 2.5 मीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 45 से 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें। इनके अलावा आप लौकी, परवल और कद्दू की खेती भी इस समय कर सकते हैं। हाँ, तो बेलदार सब्जियों पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बांस की खेती के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि अक्सर कई जगहों पर बांस की खेती की जाती है, लेकिन इसकी ऐसी क्या अहमियत है कि इसके लिए खासतौर पर राष्ट्रीय बांस मिशन भी चलाया जा रहा है और प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो खूबी क्या है इसकी जानना चाहेंगे। जी, डॉक्टर अजय की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर अजय, हम दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बांस की खेती के बारे में जानेंगे। लेकिन आइए एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं और बांस की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम बातों पर नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। परंपरागत फसलों के अलावा बांस की खेती मोटी कमाई का जरिया बन सकती है। किसान बांस का प्रसंस्करण करके 2 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। बांस की खेती में अच्छी बात यह है कि बांस की फसल 40 साल तक चलती रहती है। बांस की खेती के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इसे किसी भी सूखी मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी में बांस के पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। बांस के पौधों पर जलवायु परिवर्तन का भी कोई खास असर नहीं होता। बांस के बीजों की रुपाई पौध के रूप में की जाती है। नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए क्यारियों को तैयार किया जाता है। इसके बाद 30 सेंटीमीटर की गहरी खुदाई कर गड्ढों में सड़ी गोबर की खाद को भर दिया जाता है और गड्ढों की सिंचाई कर दी जाती है। बीजों को रुपाई से पहले करीब 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। इस दौरान जो बीज ऊपर पानी पर तैरता दिखाई दे उसे निकाल कर बाहर कर दे और सतह पर बैठे बीजों की रुपाई क्यारियों में कर दे। रुपाई की बात करें तो बांस के पौधों की रुपाई खाली पड़ी जमीन या फिर खेत किनारे बाड़ की तरह की जाती है। बांस के पौधों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। इसके पौधों को सिर्फ शुरू में ही नमी की जरूरत होती है। बांस के पौधों को खरपतवार से बचाना चाहिए, क्योंकि खरपतवार बांस की बढ़वार को पूरी तरह से रोक देती है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकालते रहें।
कुल मिलाकर सही समय और सही तरीके से बांस की खेती आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो ये थी बांस की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। इस वक्त विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो विपिन जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? नमस्ते जी नमस्कार। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बताइए। जी जी बताएं। मैंने दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि बरसात में फसलों में कीट की समस्या ज्यादा आती है, तो इससे हम कैसे प्रबंधन करें? और खास तौर पर मैं जानना चाह रहा था कि लौकी में जो फल लग जाते हैं उसमें दाग जैसे आ जाते हैं, जबकि फल अंदर से एकदम ठीक रहता है, तो इससे हम कैसे निकले कौन सा कीट रहता है? और बांस के बारे में मुझे जानना था कि बांस का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए? जी बिल्कुल, आप आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर गोगराज, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बताइए कि जो बेलदार सब्जियां होती है बारिश के समय में कीटों का प्रकोप काफी ज्यादा होता है, तो कैसे बचाव करें और फलों में दाग क्यों लग जा रहे हैं? जी देखिए, इन्होंने प्रश्न किया है कि जब ये बरसात के मौसम में बेलदार सब्जियों की खेती करते हैं तो कीटों का बहुत प्रकोप होता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है कि बरसात में बहुत कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। जैसे हम कहीं पर भी अगर बाहर बल्ब या लाइट जलाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत कीड़े और कीट इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सामान्य बात है कि इस मौसम में ये फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए यही है कि आप जैसे कुछ ऐसे कीट लगते हैं, जैसे कि हम बात करें तो एक तो कद्दू का लाल भरंग जो कीट है वो सभी प्रकार की बेलदार सब्जियों में लगता है। दूसरा है जो फल मक्खी लगता है। जो कद्दू का जो लाल भरंग जो कीट है वो सतरंगी रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं जो कि पत्तियों की सतह पर बैठते हैं और उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे पत्तियों की सतह पर जाली बना देते हैं और पत्तियों को मोड़ देते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय जब हम खेत में भ्रमण करते हैं, देखते हैं, तो हमें पत्तों पर ये कीट दिखाई देते हैं, जिनको हम आसानी से इकट्ठा करके इनको नष्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से भी अगर ये इनकी संख्या कम नहीं हो रही है तो हम इनके लिए जो रासायनिक जो कीटनाशक है उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम इमिडाक्लोपिरिड है या इंडोक्सिकार्ब नाम की जो दवा है इंडोक्सिकार्ब को, उसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में घोलकर और उसका स्प्रे अर्ली जो सुबह के समय करना चाहिए। और जो दूसरी बात कर रहे हैं कि ये फलों के ऊपर दाग लग जाते हैं, तो जो फल मक्खी होती है वो क्या करती है, फलों के अंदर चली जाकर वो अंदर घुस जाती है और फिर वो उसमें अंडे देती है, जिससे उनकी शिशु निकलकर अंदर गुद्दे को खाने लग जाते हैं, जिससे कि फल सड़ने लग जाता है, उनके ऊपर दाग लग जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए भी हमें जो इमिडाक्लोपिरिड नाम की जो दवा है उसको 1 ml दवा को लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार के जो कीट हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल। तो विपिन जी, जाना आपने कि बेलदार सब्जियों में कीटों से छुटकारा आप कैसे पा सकते हैं। आइए अब आपके बांस से जुड़े हुए सवाल का जवाब लेते हैं। डॉक्टर अजय, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। तो विपिन जी अभी हमारे साथ जुड़े थे और वो बांस के प्रसंस्करण के बारे में भी जानना चाहते हैं, साथ ही अच्छी किस्मों के बारे में भी बताएं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं बता, विपिन जी आप डिस्ट्रिक्ट अगर बता सकते हैं मध्य प्रदेश में? सागर मध्य प्रदेश से हैं विपिन जी। जी कहाँ से मैडम? सागर से, मध्य प्रदेश के सागर जिले से। जी सागर से। हाँ, सागर जिले में वैसे बांस का 3-4 किस्में हैं जो वहाँ बहुत अच्छी हो रही हैं। उसमें बैम्बूसा न्यूटन्स ऑलरेडी वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम आजकल बैम्बूसा टुल्डा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एक इंजीनियरिंग बांस है जिसका बहुत सारे उद्योगों में, चाहे आपका स्टिक इंडस्ट्री हो जो अगरबत्ती की स्टिक बनती है या ब्लाइंड्स बनता है, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल है और फर्नीचर भी बहुत अच्छा बनता है, तो हम इसको रेकमेंड करते हैं। साथ में एक लाठी बांस है, वो कुछ पैमानों पे जितना भी है उसको 15 से 20% जो खेत पे लगाएंगे बांस, उसमें वो भी रखें, क्योंकि उसकी खपत बहुत अच्छी है। वो अभी बेलदार हमारे जो साथी वैज्ञानिक बैठे हुए हैं जानते हैं कि बेलदार सब्जियों में बांस के कितना योगदान है, क्योंकि बांस पे हम चढ़ाते हैं तो ये लाठी बांस का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और कई तरह के फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और किसान के खेत से ही लाठी बांस बिक जाती है। और चौथा एक बांस है जो ग्रीन वल्गैरिस,
वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और कुछ पार्ट जैसे कि हमारा महाराष्ट्र का कुछ पार्ट है, साथ में गुजरात का कुछ एरिया है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा होता है। छत्तीसगढ़, इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है। तो ये 4 बांस को हम रेकमेंड करते हैं सबसे ज्यादा। कुछ किसान वैसे बालखुआ भी लगाना चाहते हैं। अगर सही किस्म की बालखुआ उनको उपलब्ध हो तो लगा सकते हैं। 10% से ज्यादा कुल मात्रा में ना लगाएं। जैसे 100 बांस लगा रहे हैं कुल, तो 10 लगाएं बालखुआ। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, बहुत सारी प्रजातियों के बारे में यहाँ पर आपने जान लिया और आप जिस उद्देश्य से खेती करना चाहते हैं उसके अनुसार जो किस्म है उसका चुनाव कर सकते हैं। प्रसंस्करण के बारे में भी और विस्तार से आगे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, लेकिन जहां तक हम समझ पाए हैं आप अच्छी पैदावार के लिए बांस की खेती किस तरह से करें, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर अजय बताएं। जी हाँ, मेरे को भी पूरी सुनाई नहीं पड़ी, पर मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि ये पूछ रहे हैं, तो हम हमेशा बोलते हैं बरसात का समय है और ये बांस में सबसे अच्छा कार्य करने का समय है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनका बांस का बीड़ा 3 से 4 साल का हो गया है, तो उनका 3 से 4 साल का हो गया है, तो उनको क्या करें कि वो कम से कम 50 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम DAP और तकरीबन 75 ग्राम MOP मिला के, और वो आधे बाल्टी में जो कंपोस्ट होता है वो हर बांस के बीड़े में डालें। अभी सबसे बढ़िया टाइम है ये लगाने का। और अभी नए कोपल निकलेंगे, तो ये नए कोपल जो है ये हम तीसरे साल के बाद, मतलब 3 साल की उम्र पूरा होने के बाद काटते हैं। और बांस का ये अभी काटने का बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन सावधानी से हम कुछ को निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इस समय काटेंगे तो बांस के बीड़े में नुकसान होता है। तो इस समय हम काटने का सलाह नहीं देते। हम अक्सर इसका सलाह मई के महीने में या फिर हम अक्टूबर नवंबर के बाद देते हैं। जी नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बेलदार सब्जियों की खेती और बांस की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारे कई दर्शकों के सवाल हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। आइए ऐसे कुछ सवालों को यहाँ कार्यक्रम में शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है विकास कुमार जी ने गोंडा उत्तर प्रदेश से, और इनका कहना है कि ये परवल की खेती करना चाहते हैं और ज्यादा पैदावार के लिए कौन से बीज लेना अच्छा रहेगा या कौन सी प्रजाति लेना अच्छा रहेगा, जानना चाहते हैं। जी डॉक्टर गोगराज। देखिए, अगर ये परवल की खेती करना चाहते हैं, कहाँ से ये गोंडा उत्तर प्रदेश से। जी,
तो देखिए, जो आप अगर परवल की खेती करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि अभी तो हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से ऐसी कोई किस्म परवल की विकसित नहीं की गई है, परंतु आप भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, वो सब्जियों पे ही वहाँ कार्य होता है। सभी प्रकार की जो बेलदार सब्जियां उन पे कार्य हो रहा है। तो आप वहाँ संपर्क करें और वहाँ पता करें कि कौन सी किस्म आप इस समय ले सकते हैं परवल की। तो भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है जो आपके बनारस में वाराणसी में स्थित है, वहाँ आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं। अगला सवाल भेजा है मनदीप कुमार जी ने पूर्वी चंपारण बिहार से। ये जानना चाहते हैं कि बांस की खेती करने के लिए क्या करें। तो डॉक्टर अजय ठाकुर, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे जो बांस की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं? है कि जून के महीने में गड्ढे बना लें। फिर भी अभी देर नहीं हुआ है। हम कई इलाकों में अभी बारिश का समय है, सबसे अच्छा टाइम है बांस लगाने का। तो हम सबसे पहले गड्ढे बनाते हैं। इसका 2 बाई 2 फीट यानी 60 बाई 60 सेंटीमीटर का गड्ढा, और हर गड्ढे में मैडम कम से कम आधा बकेट 10 किलो के आसपास हम बोलते हैं गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर की खाद है, और वही जो हमने बताया कि 50 ग्राम यूरिया और 150 ग्राम जो है डीएपी और 75 ग्राम एमओपी का अच्छा मिक्सचर बना के, और अगर हो सके तो आधा किलो से 1 किलो के बीच में खली गोबर का, ये जो सरसों की खली होती है ना जी, वो भी अच्छे से थॉरोली मिक्स कर दें। और मिक्स करके इस महीने के ये अंत में, मतलब जुलाई के अंत में, डिपेंड करता है, अगर जैसे हम नॉर्थ इंडिया में करते हैं तो ये टाइम ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा हम ड्रायर साइड में, जैसे सूखे इलाके में चले जाएं थोड़ा सा, इसके हिसाब से कह सकते हैं पंजाब वाले साइड में, तो हम इसको कोशिश करते हैं 15 से लेके 20 जुलाई तक उस पौधे को लगा दें। पौधा लगाने के बाद अच्छे से उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, बढ़िया से पानी से सिंचित करके छोड़ देते हैं। आपको एकदम से 2 महीने के बीच में एक नया शूट उसमें निकलना शुरू हो जाएगा नीचे से, और उससे बहुत अच्छी जो है पैदावार होगी। एक बात का ध्यान रखें, जो भी नया करना चाहते हैं वो जान लें, 2 साल तक बांस का हम बोलते हैं बच्चा होता है, यानी उसको हम काट छांट नहीं करते हैं। 3 साल से लेके 7 साल तक टीनेज जो किशोर अवस्था होता है बांस का, वहां से यानी 3 साल के बाद जब उम्र होती है तब हम थोड़ी बहुत काट छाट करते हैं, लेकिन हम उत्पादन शुरुआत हम हमेशा 5वें या 6ठे साल में शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मनदीप जी, उम्मीद है कि इन जानकारियों के साथ आप सफलतापूर्वक बांस की खेती शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राम प्रसाद जी हिसार हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार, बताएं। जी ठीक है। डॉक्टर अजय बताएं कि क्या हरियाणा हिसार में बांस की खेती संभव है, और अगर है तो 1 एकड़ में कितना उत्पादन इन्हें मिल जाएगा? जी नमस्कार राम प्रसाद जी। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि मिट्टी की जांच करा लें। देखिए, अगर मेरा सलाह मानेंगे कि हम 8 से ऊपर के जहां पीएच मानक है, हम सलाह नहीं देते हैं, लेकिन कई बार उसका मार्केट, क्योंकि हिसार जैसी जगहों में बांस की उपलब्धता नहीं है और बेलदार सब्जियों के लिए और टमाटर के लिए बहुत डिमांड हो रही है, तो उसके क्रम में हम ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो उसको हम जिप्सम के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, और जिप्सम के साथ ट्रीटमेंट करा के 1.5 से 2 किलो पर गड्ढा के हिसाब से हम डालते हैं जिप्सम, और थोड़ा सा अच्छा पानी का हम व्यवहार करते हैं। तो आपको जो 5वें साल से, बांस की मैंने उत्पादन की बात बोली है, 5वें साल से ये प्रति एकड़ जो है 12 से लेके शुरुआती दौर में 10 से 12 टन मिलेगा। अच्छा। लेकिन ये 8वें साल में ये पीक कर जाता है, 17, 18, 20 टन तक जाता है। बिल्कुल। तो राम प्रसाद जी, जाना आपने, अपने क्षेत्र में आप बांस की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। और व्हाट्सएप के जरिए एक महत्वपूर्ण सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, लेकिन उन्होंने नाम और स्थान नहीं लिखा है, तो सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि उन्होंने घर पे गमले में सब्जियां लगाई हुई है, जैसे कि लौकी, गिलकी और तुरई। इनका कहना है कि फसल में फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं लगते या फिर बढ़ते नहीं हैं, तो ऐसे में क्या उपाय है डॉक्टर गोगराज?
देखिए, इस प्रकार के जो सवाल है आमतौर पर जो शहरों में जो सब्जियां लगाते हैं गमलों में, छोटे स्थानों पर या छत पर या बालकनियों में, तो ऐसी समस्याएं आमतौर पर देखी जाती है। तो इसमें यह है कि अगर आप लौकी लगाते हैं और आप अगर कम क्षेत्र में लगाते हैं या उसके कम पौधे लगाते हैं, 2-4 पौधे लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मधुमक्खी इनमें जो परागण का कार्य करती है वो वहां पर नहीं आ पाती है, क्योंकि जब पौधों की संख्या कम होती है तो परागण उनमें आसानी से नहीं हो पाता है। और जो लौकी है उसका जो परागण का समय होता है वो दोपहर का समय होता है, लगभग 12 बजे से 1-1:30 बजे तक इसका परागण का समय होता है और उस समय मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती है। तो इसके लिए है कि आप अगर जब घर में या किचन गार्डन में अगर आपके आसपास घर के अगर आप पौधे कम लगाते हैं और कोई सी बेलदार सब्जियां लगाते हैं तो हाथ से परागण करें। इसमें आपको 2 प्रकार के फूल दिखाई देंगे, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो चिकनी तोरई, गिलकी, जो भी बेलदार सब्जी हो, मादा फूल और नर फूल। जो मादा फूल है उस पर छोटी लौकी या जो छोटा फूल किसी भी फल सब्जी का दिखाई देगा, बेलदार सब्जी का, तो उसको आपको परागण करना है। जो मेल फूल होता है जो उसको लेकर और जो फीमेल फूल होता है उसके ऊपर उसको पोलन जो अंदर से निकलते हैं उसमें उसके ऊपर डालना पड़ेगा, जिससे कि फल बनना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी इस प्रकार की शिकायत भी आती है कि हमने छत पर लगाया है और उसको नेट से कवर कर दिया है। तो इस प्रकार की सब्जियों को कभी भी ऊपर छत के ऊपर जब आप लगाते हैं तो उसको नेट से कवर ना करें, मुख्यतः जब वो पुष्पन की अवस्था में होती है, क्योंकि उस समय परागण का कार्य होता है तो वो रुक जाता है, जिससे कि फल नहीं बनते हैं, छोटे फल आते हैं और फिर वो सूखने लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि फूल लगते हैं लेकिन फल नहीं बनते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। कन्हैया प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कन्हैया जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो कन्हैया जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है कन्हैया जी से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बांस की खेती के बारे में हमें बताएं। जैसे कि हमारे एक दर्शक का सवाल भी था, प्रसंस्करण के बारे में जानना चाहते थे। तो बांस से आज की तारीख में कितने तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं? रिकॉर्ड के हिसाब से तो मैडम 1500 से ज्यादा उत्पाद और अभी बढ़ते जा रहे हैं, 1800 तरह की चीजें बन रही हैं। क्योंकि बांस में सबसे अच्छी बात है कि एक डाइवर्सिटी इसमें बहुत ज्यादा है। 3 साल में ही मैच्योर हो जाने वाला लकड़ी है ये। और इसका देखिएगा, हमारी जितनी लकड़ियां हैं उसको हम लोग चीरते हैं, आड़ा बनाते हैं, कभी उसके तख्ते बनाते हैं, बट इसका शेप ही अलग है, गोल है एकदम से। तो उसके गोल शेप के कारण इसके हम जैसे आप हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, अभी जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं, अगर मेरी नए तरीके से बढ़े तो हम देखते हैं कि स्टिक इंडस्ट्री को हम अभी तक मीट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो रिक्वायरमेंट उसकी डिमांड है उससे जी मैडम 3.5 लाख टन, 3.5 लाख किलो की रिक्वायरमेंट है पर डे की। हम 1 लाख किलो तक मैच कर पाते हैं। और स्टिक की जो प्राइस है वो 100 रुपए किलो ± 10 रुपए रहती है। और इनका है। दूसरी बात है, जब हम ऐसी इंडस्ट्री बनाते हैं, स्टिक जब बनाते हैं तो उसमें ना 15% ही हम बांस का इस्तेमाल करते हैं, तो 85% जो है स्टिक का जो मटेरियल है वो बर्बाद होता है। तो आजकल हम लोग पैलेट इंडस्ट्री उसको कह रहे हैं और बहुत उसका डिमांड है। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने कहा है कि जितने थर्मल पावर है उनको को फायरिंग करेंगे वेस्ट मटेरियल से। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कार्बन का उत्सर्जन है मैडम, जितना हम इसको करेंगे वो 0 माना जाता है। तो हम कोयले की जगह इसको जलाते हैं तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो उसका रेट अभी जो है, मार्केट रेट है 14 से लेके 18 रुपए प्रति किलो जो है ये पैलेट का डिमांड है। और कुछ तो ऐसे बना रहे हैं जिससे कि गैस को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। गैस को अगर इसको पैलेट, बांस का पैलेट का इस्तेमाल उस रेट जी। डॉक्टर अजय बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो आइए कुछ सवालों को यहाँ पर और कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल ये है कि कुछ बेलदार सब्जियों के नाम बताइए जिन्हें बरसात के मौसम में उगा सकते हैं और सावधानी क्या बरतनी होगी। जी डॉक्टर गोगराज। देखिए, बेलदार सब्जियों की अगर बात करते हैं तो अभी
आप लौकी लगा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के एरिया में खीरा लगा सकते हैं, तोरई लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, विभिन्न प्रकार की बेलदार सब्जियां हैं, वो आप सब इस समय इनकी बीजों की बुआई कर सकते हैं। और जो सावधानी रखने की जो सबसे बात है कि आप बीज है वो कहाँ से खरीद रहे हैं। बीज एक ऐसे स्रोत से खरीदें जो प्रमाणित हो, या किसी ऐसी शॉप से खरीदे जहाँ पर एक अच्छी किस्म का बीज मिल सके, चाहे कोई वो गवर्नमेंट संस्थान हो, चाहे कोई प्राइवेट संस्थान हो। तो आप अगर उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं तो आप जो इनके बीज हैं वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो साकी विज्ञान संभाग है वहाँ से भी इसके बीज ले सकते हैं, या आप भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश वाराणसी जो बनारस में स्थित है वहाँ से भी आप इनके बीज ले सकते हैं। और बीजों की अगर बुआई करें तो उससे पहले उनका जो बीजोपचार है वो जरूर करें। वो किसी भी जो फफूंदनाशक जो दवा होती है, थीरम हो चाहे बाविस्टीन हो, कैप्टान हो, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इनका उपचार करने के बाद में ही इनकी बुआई करें। और बुआई है वो नालियों में करें, और ये सुनिश्चित करें कि जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जाना आपने कि अंकुर जी की किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं बरसात के मौसम में बेलदार की सब्जियों की खेती के दौरान। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं विष्णु सिंह गौड़ जी, जोधपुर राजस्थान से, उनसे बात करते हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा ये सवाल था जी कि बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी से ज्यादा प्रॉफिट बांस की लकड़ी में बेचने से होता है, मतलब क्या है, मतलब ज्यादा लाभ किस में है, बबूल की लकड़ी या बांस की लकड़ी में, ये जानना चाहते हैं। डॉक्टर अजय जी, डॉक्टर अजय क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? ये मेरे को सुनाई पड़ा जी। हेलो, हाँ जी। उसमें क्या होता है कि बबूल की लकड़ी को हमको परिपक्व होने में कम से कम 30 से लेके 50 साल लगता है। तो इसलिए बांस का फायदा ये होता है कि जहाँ उचित जगह पे जहाँ लगाया जा सकता है तो हम 5वें साल में बांस की हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई शुरू कर देते हैं। उसके बाद हर साल काटते रहते हैं। 5 साल भी इसलिए रुकते हैं कि हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी मतलब उसकी ग्रोथ हो जाए और बढ़ जाए। जैसे आम में हम 4-5 साल रुकते हैं उसी तरह फिर उसके बाद हर साल काटते रहते हैं। बबूल में ऐसा नहीं होता है, आपको एक बार करने के बाद आपको काटना होगा और फिर 40 साल तक इंतजार करना। जी तो विष्णु जी बहुत ही आसान सा जवाब है, जान लिया आपने कि अगर आमदनी जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर बबूल से बेहतर होगा बांस की खेती को अपनाना। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम बेलदार सब्जियों की खेती और बांस की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नागेंद्र सिंह नेगी जी मंडी हिमाचल प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नागेंद्र जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकार घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि बांस के अचार, सब्जी, पकवान और मिठाइयाँ वगैरह बनती है। ऐसे तो हिमाचल में काफी बात होता है, लेकिन वो दूसरे जुमाती और जो भजिया वगैरह बनाने के काम आता है, या टमाटर वगैरह के लिए ले जाते हैं जो कोट वगैरह लगाते हैं। ये कौन सी विशेष प्रजाति है जिससे कि ये पकवान वगैरह, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या हैसियत है, कैसे इसको किया जा सकता है, और फूड वैल्यू और हर्बल वैल्यू क्या रहती है इसकी? जी डॉक्टर अजय बताएं तो कई तरह के क्या खाद्य पदार्थ। नागेंद्र जी आपके इलाके में ऑलरेडी जो होता है बांस मगर, तो मगर आपके यहाँ होता है, और मगर में वो सारी खूबियां हैं। हम क्या करते हैं, जो बांस का अचार बनाना है या बांस का कोई चीज बनानी है, तो हम उसके बांस का अभी आप देखेंगे कि उसकी नई कोपलें आनी शुरू होंगी जुलाई के अंत में या अगस्त के साथ में। तो हम क्या करते हैं कि वो जब वो 2 फीट से ऊंचा होता है उसको वो तभी काट लेते हैं, और बहुत आसानी से कट जाता है। उसको साफ करते हैं, और उसके बहुत सारी विधि हैं, वो कई जगह उपलब्ध हैं कि उसको हम अचार बना लें, हम सीधी सब्जी बना लें, या हम उसको पैकिंग कैनिंग करके रखें। तो ये तो बांस का शूट होता है, और इसकी जो कीमत है बाजार में वो कम से कम होलसेल रेट 40 से लेके 100 रुपए के बीच में है जी। और एक सूट से जो बांस का कोम्पल निकलता है वो 2.5 से, मगर इनके यहाँ होता है सोमदेवाई बोलते हैं मंडी इलाके में, और काफी लोग बहुत अच्छा बांस है ये, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहे उसको सीधे खाने में इस्तेमाल कर दे, या पूरा बड़ा होने दे और इमारती चीजों में इस्तेमाल कर दे। दूसरी चीज, अभी हमारे कई दोस्तों ने बांस के पत्ते की चाय बनाने की चेष्टा की है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि उसमें सिलिका होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और हम उसको सिंपल जैसे सुखा लेते हैं पत्ते को और एक उबाल दे देते हैं, और बांस की चाय बन जाती है। तो लेकिन इसकी प्रसंस्करण के लिए आप IHBT पालमपुर में या नौनी की जो यूनिवर्सिटी है वहां संपर्क करें, तो आपको फूड साइंस डिपार्टमेंट और भी आपको मदद करेगा। बिल्कुल, तो नागेंद्र जी जाना आपने एक से संपर्क करके और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बांस से बहुत तरह की खाद्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उसमें नित नए प्रयोग भी हो रहे हैं, तो जाना आपने कि इसके लिए कौन सी प्रजाति अच्छी रहेगी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है सुरेश कुमार जी ने, जिन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने सवाल ये भेजा है कि उनके खेत में तुरई और लौकी लगी हुई है, उनकी जड़ों में सफेद गांठें पड़ रही हैं बड़ी बड़ी, और साथ ही फल नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो बन रहे हैं वो पीले और काले होकर गिर रहे हैं। तो ऐसे में क्या उपाय अपना सकते हैं डॉक्टर गोगराज? देखिए वो जो बता रहे हैं कि गांठें पड़ रही है और जो फल लग रहे हैं वो पीले पड़ के गिर रहे हैं जी, और उनके खुले खेत में ये फसल लगी हुई है। तो देखिए, एक तो सबसे जो पहला है कि अगर उन्होंने खेत की जो जुताई है वो अगर अच्छे से नहीं की है, तो ये भी एक प्रमुख कारण होती है कि फलों की जो पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो उसके लिए यह है कि सबसे पहले हमें खेत को 3 से 4 बार अच्छी प्रकार से कल्टीवेटर से तैयार करना होता है। उसको जब उसकी मृदा भुरभुरी हो जाती है, उसके बाद में उसमें हमें बीजों की बुआई करनी होती है। और उसमें कुछ ऐसे कीट भी लगते हैं कि जो जड़ों को खाने लग जाते हैं, जिससे कि जड़ों में गांठें बनने लग जाती है। तो उसके लिए भी ये होता है कि हमें भूमि को अच्छी प्रकार से उसमें तैयार कर लें, और उन्होंने कौन सी किस्मों का चयन किया है। कुछ ऐसी किस्में होती है जिनकी वृद्धि कम होती है, जिनमें कीटों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसी जो संस्थान होती है, जो प्रमाणित जो किस्में होती है, वो उनका चयन करना चाहिए। जैसे अगर उन्होंने लौकी लगा रखी है, तो लौकी में हमारी जो पूसा नवीन किस्म है, पूसा संतुष्टि है, पूसा समृद्धि है, इन किस्मों का आगे वो जब भी खेती करें तो इन किस्मों का चयन करें, और अपनी जो मिट्टी है
उसकी जरूर वो जांच करा ले। जो भी निकटतम जो कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि अनुसंधान केंद्र हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो, जहाँ पर भी हो वहाँ उसकी मिट्टी की जरूर जांच करा ले कि किसी भी पोषक तत्वों की उसमें कमी तो नहीं है। कभी कभी मृदा में अगर पोषक तत्वों की कमी होती है जिससे भी पौधों की वृद्धि नहीं होती है, पौधों की जड़ों में गांठें बनने लग जाती है और उसमें फसल अच्छा और अधिक उत्पादन नहीं दे पाती है, जिससे कि उनके फल छोटे आकार में जाते हैं, पीले पड़ने लग जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका किसानों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सुरेश जी, आपने जाना विस्तार से कि क्या वजह हो सकती है और कैसे समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। एमपी राजकुमार जी इस वक्त हमारे साथ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैडम जी, मैं 36 नामी 24 मुठ्ठी में बेलदार की सब्जी करना चाहता हूँ। ठीक है। कुछ कर भी रहा हूँ पर तो यहाँ बंदर अधिक होने के कारण जंगली जानवर जी जी काफी नुकसान पहुँचा रहे जी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मैं बांस की खेती और ये बेलदार सब्जी की खेती मैं ज्यादा वो करूँगी जी। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। डॉक्टर गोगराज, पहले आपको सुझाव देना चाहेंगे। देखिए, बेलदार सब्जियों की खेती आराम से कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम अभी हो रहा है तो जैसे हमने बात की कि बेलदार सब्जियों को आप मचान पे भी चढ़ा सकते हैं। जैसे बारिश बहुत अधिक होती है जिससे क्या होता है कि खेतों में पानी भर जाता है और जब फल मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनमें सड़न शुरू हो जाती है। तो इसके लिए अच्छा रहता है कि आप बांस की जो लकड़ी होती है उससे मचान बना ले। मचान के ऊपर अगर बेलदार सब्जियों को उसके ऊपर चढ़ा देते हैं बेलों को, तो उससे फलों की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है और उसका उत्पादन भी बढ़ता है। उत्पादन के साथ साथ उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाती है और इस प्रकार से वो बेलदार सब्जियों की कोई सी भी बेलदार सब्जी है जिसकी हमने अभी विस्तृत से चर्चा की थी कि कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए। अगर वो लौकी की खेती करना चाहते हैं उत्तराखंड में तो हमारी पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि, पूसा हाइब्रिड 3 इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा काशी गंगा जो किस्म उसका भी चयन कर सकते हैं। अगर करेले की खेती करना चाहते हैं तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 4, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6 इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। अगर खीरे की खेती करना चाहते हैं तो पूसा लॉन्ग ग्रीन है, पूसा उदय है, पूसा बरखा है, इनकी खेती वो आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प बेलदार सब्जियों में है। बांस को लेकर के क्या जवाब है डॉक्टर अजय ठाकुर का, ये जानते हैं। जी बताएं। तो जो जंगली जानवर इनका काफी प्रकोप है, जाहिर तौर पर फल सब्जियों के मामले में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो बांस की खेती इनके लिए कितनी उपयुक्त रहेगी? जी, काफी उपयुक्त होती है। एक्चुअली ये पहाड़ों में मैंने देखा है, पौड़ी गढ़वाल भी हो या पूरा उत्तराखंड हिमाचल में समस्या है। बंदरों की समस्या बहुत ज्यादा है और साथ में जो सुअरों की समस्या भी बहुत है। तो बांस के लिए है इनके, अगर ये मैदानी क्षेत्र में है, पौड़ी गढ़वाल बहुत विस्तृत है, उसमें कुछ मैदानी भी है, कुछ मिड हिल्स भी है। तो मैदानी क्षेत्रों में जो बांस है वहाँ पे हम लाठी बांस वहाँ लगाते हैं और उसकी पहले से प्रचलन में है। फिर भी हम कहते हैं कि बैम्बूसा टुल्डा लगाइए, क्योंकि लाठी बांस का ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि वो जंगलों में भी होता है। तो आपको किसानों को वो बांस लगाना चाहिए जिसके लिए कोई आपत्ति नहीं हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो 2017 में बांस को जंगल से निकाल के बाहर कर दिया कि वो किसान उगा सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि अगर वो जंगली जगह से, मतलब जंगल से लाया गया है, तो हमको पूरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। तो एक तो अगर वो मध्यम ऊंचाई के क्षेत्रों में है तो जो मैंने बताया था, सोमदेवाई है एक बांस, मगर बोलते हैं, जो हिमाचल में होता है, हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। काफी मोटा बांस होता है ये, आपको इसकी 50 फीट तक इसकी ऊंचाई जाती है और इसकी मोटाई 4 इंच जो लगभग 10 सेंटीमीटर से वो ज्यादा होती है। फिर एक और बांस हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो डेंड्रोक्लेमस सिकिमेंसिस है, बहुत अच्छा बांस है। इसका फर्नीचर और ऐसी चीजों में ये सब बांस जो है 60 फीट 50 फीट से ऊंचे होते हैं और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकते हैं। कुछ बांस हैं जो कुछ लोग खेती करते हैं, जैसे रिंगाल है। रिंगाल अगर ये 2500 मीटर की ऊंचाई पे, पौड़ी गढ़वाल में खिरसू एक जगह है, वहां पे हमारी नर्सरी भी है। तो रिंगाल जो है उसे, जो आजकल आपने देखा होगा ना, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं मैडम, जो आजकल बहुत सारी चीजें बनाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उसके फर्नीचर बना रहे हैं और कारीगर भी उपलब्ध हैं इसके। तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको तो 1 बाई 1 फीट पे ही लगाया जाता है।
कोई काटने में, ले जाने में और कार्य करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल। तो राजकुमार जी, विस्तार से जाना आपने बेलदार सब्जियों और बांस में बहुत सारे विकल्प आपके पास मौजूद है आपके क्षेत्र में उगाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है पूरन जी ने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि उन्होंने 1 एकड़ में परवल लगाया है, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में घास उग रहे हैं, निकालने के बाद भी तेजी से वापस उग जाते हैं, जिनमें चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के हैं। तो ऐसे में डॉक्टर गोगराज, आप इन्हें क्या उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, अभी उन्होंने अगर परवल की खेती अभी कर रखी है और परवल खेत में लगा दिया है, तो सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि उनको हाथ से निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को खेत से निकालें। लेकिन अगर भविष्य में वो ऐसा सोचते हैं कि हम उनके खेत में अगर खरपतवार ज्यादा होते हैं तो उनको पहले ही जो खेत में तैयारी करने के बाद में उसमें पेंडेमिथली नाम का जो खरपतवार नाशी है उसका लगभग 1 लीटर दवा को 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर उसका स्प्रे कर दें। उसके 4 से 5 दिन के बाद में परवल की खेती या परवल की जो कटिंग्स है उसमें वो लगा दें। उसके बाद में खरपतवार से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। या परवल के अलावा कुछ वो ऐसी खेती करें जैसे कि पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे पालक है, चौलाई है, जिससे कि कुछ समय के लिए वो खेत पूरी तरह से ढक जाए, जिससे कि खरपतवार को किसी भी प्रकार की जैसे सूर्य का जो रोशनी है वो ना मिले, जिससे कि उनकी ग्रोथ ना हो और वो पूरी तरह से खरपतवार उस खेत से नष्ट हो जाए। जी जी, बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और यहाँ पे शामिल करते हैं जो बांस की खेती से जुड़ा हुआ है। मुताला से सवाल भेजा है विजय सुरलकर जी ने। इनका सवाल है कि बांस की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी मिट्टी सबसे बेहतर है, साथ ही बांस के उत्पाद को हम कहाँ पर और कैसे बेच सकते हैं? डॉक्टर अजय जी हाँ, बांस के लिए सबसे पहले तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जब लगाना है तो 6 से 7 जो पीएच होती है मिट्टी की वो बहुत अच्छा माना जाता है और 90 से कम उसकी ईसी वैल्यू होनी चाहिए। बांस का पीएच से बहुत क्लोज रिलेशन है। अगर बांस 7 से ज्यादा पीएच में होता है तो हो जाता है, आप 8 पीएच तक में हो जाता है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन पैदावार कम हो जाती है। तो पहली बात किसान तो ये ध्यान रखें, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी में पानी नहीं रुकता है और वहाँ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, पर मतलब पानी बरसाती जगह बहुत होना चाहिए। हम एक बात और कहते हैं कि 800 मिलीमीटर से ज्यादा बांस में ऐसी जगहों में लगाएं जहां पानी 800 मिलीमीटर तक है, और 800 मिलीमीटर में भी आपको थोड़ी सिंचाई शुरू के 2 साल में देनी पड़ती है गर्मियों के समय में। तो और इसमें क्या है कि बेचने का जो हमेशा से एक क्वेश्चन आता है कि कैसे बेचें। जी बांस कई, अगर वो आपका जैसे बेलदार सब्जियों की जहाँ खेती करते हैं किसान, महाराष्ट्र में कई अंगूर की खेती करते हैं, तो वहां पे तो आपके खेत से ही सीधे सीधे निकल जाता है। जो आके ब्रोकर होते हैं वो आके ले जाते हैं। बस जो सचेत किसान है, मैं हमेशा बोलता हूँ उनको मार्केट का सर्वे कर लेना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उनके आसपास कोई इसकी इंडस्ट्री है कि नहीं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री से लिंकेज है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे पंजाब की 2 पेपर मिल्स का रिक्वायरमेंट आया। वो कह रहे हैं कि हमको किसानों से जुड़वाइए जो कि बांस की खेती करें और वो खरीदने के लिए तैयार हैं एक तयशुदा कीमत पे। तो इस तरह का अगर व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। जी बिल्कुल। तो विजय जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस जो जानकारी है इसका लाभ भी आप जरूर उठाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, चर्चा हमारी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। उमेश पटेल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। जी उमेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी उमेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। कृपया आपसे गुजारिश करेंगे कि नेटवर्क क्षेत्र में आकर हमसे बात करें और यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, इन्हें आइए कार्यक्रम में जल्दी से शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है विशाल शर्मा जी ने मध्य प्रदेश से। इनका कहना है कि खीरे में लीफ माइनर की समस्या आ रही है, क्या उपाय है? जी देखिए, आपने ये जो खीरा की बात कर रहे हैं कि लीफ माइनर की समस्या आ रही है, तो अभी आपने जल्दी ये फसल लगा दी है। बेलदार सब्जियों में हम जब इसकी बुआई जल्दी कर देते हैं मिड मई के महीने में या फिर जून में, तो कीटों और बीमारियों की समस्या आ जाती है और उसमें फलन भी शुरू नहीं हो पाता है क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो लीफ माइनर की समस्या आ रही है, उसके लिए आप अगर कुछ पौधों में है ये समस्या, तो उनको आप पत्तियों को या डंठल को काटकर उनको नेस्ट कर दें। अगर ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो इसके लिए आप एमिडाक्लोप्रिड जो नाम की दवा है उसका 1 ml का 3 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर एक स्प्रे उसके ऊपर कर दें। अगर फिर भी ये समस्या रहती है तो 6 से 7 दिन के बाद में दूसरा जो स्प्रे है खड़ी फसल में करें। जी बिल्कुल, तो विशाल जी आपने जान लिया कि किस तरह से लीफ माइनर से आपको छुटकारा मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भेजा है अर्जुन सिंह वर्मा जी ने। इन्होंने ये सवाल भेजा है राजगढ़ मध्य प्रदेश से और जानना चाहते हैं कि क्या ये अपने क्षेत्र में बांस की खेती कर सकते हैं? डॉक्टर अजय। जी हाँ मैडम, एक्चुअली मध्य प्रदेश तो बहुत ही उत्तम है बांस की खेती के लिए जी। और इनके जो मिट्टी और जलवायु सारा बांस के लिए बहुत सपोर्ट करता है जी। तो मैंने वही जो शुरू में बात कही है कि दोहराने के लिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई कार्य करने से पहले मृदा की जरूर जांच कराएं। सरकार ने सॉइल मृदा कार्ड एक अच्छा स्कीम चलाया है और उसके हिसाब से ही करें। अगर पीएच उसका 7 और उसके नीचे हो तो जरूर करें। 7 के अगर ज्यादा है तो आप सलाह ले लें जिप्सम का इस्तेमाल करके। और हमने जो डोज अब बोला है कि शुरुआत करते समय में गड्ढा बनाना है, शुरू में खाद डालनी है। इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर अजय, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय बांस मिशन से अगर जुड़ना चाहते हैं किसान तो क्या करना होगा? जी हाँ, राष्ट्रीय बांस मिशन में उन्होंने स्टेट के बैम्बू मिशन, हर स्टेट के अपने एक राज्य बैम्बू मिशन भी है, उसके माध्यम से हर किसान को अभी 2 हेक्टेयर में पौधा लगाने के लिए सब्सिडी देते हैं। जो समझिए 120 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से प्रो रेटा, मतलब जितना पौधा लगाएंगे वो मिलता है। और ये फायदा, इसका फायदा ये होता है कि वो 120 रुपए का 50% सब्सिडी इनको मिल जाता है। तो तकरीबन 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिलती है। पहले साल 20,000, बचे हुए पैदावार के हिसाब से फिर 15,000 और फिर 15,000 प्रति हेक्टेयर के दर से किसानों को मिलता है। बिल्कुल, डॉक्टर अजय ठाकुर, आपने लगातार हमारे साथ जुड़कर बांस की खेती से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बहुत ही संक्षेप में डॉक्टर गोगराज आपसे जानना चाहेंगे। एक सवाल भेजा है मदन जी ने, हालांकि जगह का नाम नहीं लिखा है। वो कह रहे हैं कि बेलदार सब्जी की खेती करना चाहते हैं, काकोरा का अच्छा बीज इनको कहाँ से मिलेगा? जी देखिए, अगर आप काकोड़ा की बात करते हैं तो आप इसका जो बीज है वो हमारे भारतीय जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है वहाँ से आप इसका बीज खरीद सकते हैं। इसकी जो कुछ किस्में हैं उनका बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा, या आप जो आपके आसपास में कोई भी जो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्थान हो जहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से इसका उन्नत बीज ले सकते हैं। लेकिन ये सुनिश्चित कर लें कि ये किस संस्थान की है, और उसके जो बीज का जो पैकेट होता है उसके ऊपर जो भारतीय जो बीज अधिनियम है 1966 के अनुसार उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ठीक है या नहीं है, उसकी जर्मिनेशन जो अंकुरण क्षमता है कितनी है, ये जरूर आप उसमें देख लें। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आखिरी सवाल यहाँ पर ले लेते हैं आदित्य यादव जी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये कद्दू की खेती के बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ खास जानकारी है डॉक्टर गोगराज? देखिए, खास जानकारी ये है कि अभी कद्दू की जो खेती है उसका उपयुक्त समय है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले खेत की अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें। तैयारी करने के लिए 2-3 बार इसमें अच्छे से कल्टीवेटर से मर्दा को अच्छी बुरबुरी बना लें। उसके बाद में उसमें आप अगर ड्रिप सिंचाई से अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो उठी हुई जो बेड होती है वो बनाएं 15 सेंटीमीटर ऊंची, और उस पर जो ड्रिप की जो पाइप है वो बिछाकर, और प्रत्येक ड्रिपर पर जहाँ पर पानी की बूंदें गिरती है वहाँ पर बीज की बुआई करें। और अगर आप सामान्य खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई है वो नालियों में करें, जिससे कि मर्दा में जो नमी है वो बनी रहती है, बरसात का जो पानी होता है वो भी उसमें इकट्ठा होता रहता है। और तो आदित्य जी, ये थी कुछ मुख्य बातें कद्दू की खेती से जुड़ी हुई। उम्मीद है इस जानकारी का लाभ आपको जरूर होगा। डॉक्टर गोगराज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने बांस की खेती और बेलदार सब्जियों की खेती के बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले विषय के बारे में आपको बताते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के दौरान विषय रहेगा मोटे अनाज की खेती, साथ ही मधुमक्खी पालन। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। आप अपना सवाल भेजने के लिए ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप हमारे साथ लगातार जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनके साथ जुड़े रहें और साथ ही अपने सवाल विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम से जुड़े सवाल पूछने के लिए आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और इन तमाम एपिसोड्स को देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, सीधे सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।